इसकी बात हो रही थी फॉर अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। किसी पार्टिकल के लिए किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क। इक्वेशन क्या आया था? आर क्रॉस एफ। मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा? आर। ये थीटा कहाँ होगा? एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन कैसे मिलेगी? आर क्रॉस एफ। मान लो ये आर, ये एफ, तो आर क्रॉस एफ टॉर्क वेक्टर ऊपर कितना पता है। फिर इसको हमने दो अलग तरह से देखा था। टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो आप ऐसे कर सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ साइन थीटा, या तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर साइन थीटा, है ना। तो ये है डिस्टेंस इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये क्या है? फोर्स इंटू आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये परपेंडिकुलर किसके साथ? परपेंडिकुलर आर के साथ। और ये किसके साथ परपेंडिकुलर? फोर्स वेक्टर के साथ। ठीक है, इतना पता है पक्का? एक दो क्वेश्चन करे थे, देखते हैं एक दो और मैं देता हूँ, फटाफट फटाफट आंसर बोलो। रिवाइज करके आया ना थोड़ा बहुत, ये इतना ही हुआ था। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, बस वैसे ही छोटे छोटे मोटे वापस पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर बताना, ठीक है। एक पार्टिकल ले लो, मास 2 किलो, इनिशियल वेलोसिटी ले लो 10 मीटर पर सेकंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 53 डिग्री। कितने एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो? 53 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है पार्टिकल को। ओ पॉइंट से डायग्राम बना ही देता हूँ। ओ पॉइंट से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, कैसे जाएगा? टॉर्क ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट एच मैक्स, इस पॉइंट के अबाउट, अबाउट ओ। ओ पॉइंट के अबाउट एम जी का टॉर्क पूछा गया एक्चुअली। इसका टॉर्क एम जी का, ये भी थोड़ी देर पहले बाद में देना है। एम जी का टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट इस, कहाँ पर तो पार्टिकल कहाँ पहुंच जाए? एच मैक्स। चलो आ जाओ। ये कितना है? 10। एंगल कितना है? 53। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया? 10 cos 53, जल्दी बोलो। 6 मीटर पर सेकंड, और ये वाला 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये गया 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 गया, कहाँ पहुंचाना है? एच मैक्स। यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। यहाँ ये वाली स्पीड 6 होगी, डी वाई की वैल्यू 0 हो गई होगी। बट मुझे स्पीड से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो टॉर्क निकालना है, मुझे फोर्स देखना है। इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लगेगा? डाउनवर्ड एम जी। कितना लगेगा? मास कितना है? 2, मतलब 20 न्यूटन लग रहा होगा। टॉर्क पूछा गया इस पॉइंट के अबाउट, क्या करोगे? आर वेक्टर बनाओगे, ओ से इस पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर बनेगा। फिर आप क्या करोगे? फोर्स परपेंडिकुलर इंटू आर कर लो, या आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स कर लो, क्या करना ज़्यादा बेटर है? आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स। क्या आ रहा है ना एम जी, 20 न्यूटन का फोर्स इस लाइन पे आने वाला है। ये रहा आपका आर परपेंडिकुलर, फोर्स वेक्टर से परपेंडिकुलर। ये कितना होगा? रेंज का आधा। रेंज कितनी होगी? 2 वी नॉट एक्स वी नॉट वाई बाई जी। 9.6। हाँ, कितने मीटर? तो आर परपेंडिकुलर कितना आ गया? 4.8 मीटर, आधा। तो टॉर्क कितना हो गया? फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, फोर्स की वैल्यू 20 और आर परपेंडिकुलर 96 न्यूटन मीटर। सही है। आर परपेंडिकुलर निकालना, वो कर लिया।
तो ये हमने टॉर्क तब कैलकुलेट किया जब पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है। पार्टिकल तो पॉइंट ए से लेके ओ से लेकर यहाँ तक जाने वाला है, ए पॉइंट तक। अगर मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ऑब्जर्व करूँ, एम जी का टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट, वो कांस्टेंट रहने वाला है कि चेंज होता जाएगा? टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होता जाएगा, बताओ। टोटल टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। जब आप उसको फायर कर रहे हो तो आप टाइम जीरो मान लो, टोटल टाइम कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। उस पूरे टाइम में टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ फिक्स है या वेरिएबल? इंक्रीज होने वाला है, इंक्रीज होकर डिक्रीज होने वाला है, पहले डिक्रीज होगा बाद में इंक्रीज होगा। इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज होकर डिक्रीज या डिक्रीज होकर इंक्रीज? टॉर्क 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 टाइम के साथ टॉर्क डिक्रीज, इंक्रीज फिर डिक्रीज, इंक्रीज फिर कैसे? हाइट थोड़ी पूछ रहा हूँ, इंक्रीज फिर डिक्रीज, टॉर्क पूछ रहा हूँ। इंक्रीज फिर डिक्रीज क्या है टॉर्क? पार्टिकल कहीं पे भी चला जाए, एम जी की वैल्यू चेंज होने वाली है क्या? फोर्स की वैल्यू हमेशा 20 रहेगी, एम जी हमेशा ऐसे आता रहेगा। क्या आर परपेंडिकुलर इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये हमेशा इंक्रीज होता जाएगा, तो टॉर्क इंक्रीज, कंटिन्यूअसली इंक्रीज। टाइम के साथ क्या फंक्शन बना सकते हो कोई, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड टाइम? रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड टाइम, टॉर्क टाइम फंक्शन। इसको वी नॉट से फेंको थीटा पे, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ एंड टाइम, कोई रिलेशन बता सकते हो? ये सारी चीजें आपको पूछ सकते हैं, कुछ नया नहीं पूछ रहा है, ये सारा पुराना है। बस टॉर्क आपको सिखाना था, वो तो सिखा दिया। चलो आओ, ये ऐसे जाएगा, किसी टी टाइम पर मान लेते हैं यहाँ पहुंचा है, किसी भी टी टाइम पे एम जी कहाँ लग रहा होगा, हमेशा ऐसे ही लगने वाला है। ये अभी टी टाइम पर ये कौन सी वैल्यू हो गई, आर परपेंडिकुलर, तो मैं क्या मान लूँ, एक्स। एक्स क्या होता है, सही है? टी टाइम में पार्टिकल एक्स में कितना चलता है, वी नॉट एक्स इंटू टी, सही बोल रहा हूँ? वी नॉट एक्स, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, तो टॉर्क कितना हो गया, एम जी इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर कितना हो गया भाई, वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, ये इक्वेशन बन गया। एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, वी नॉट कांस्टेंट, कॉस थीटा भी कांस्टेंट। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में किसके, टाइम के। ग्राफ बनाओगे कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, जीरो से बड़ा टी तक। बड़ा टी कौन है, टाइम ऑफ लाइफ। पूरा गया। एक और बताओ तो आप लोग जल्दी। पार्टिकल को यहाँ से साइड से फ्री फॉल करवा रहा है, ग्राउंड है, यहाँ गिरने वाला है, ठीक है? ऊपर है एच,
पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखता है, ये पॉइंट कितना दूर है, एल दूर है। क्या मुझे बताओ, चलो टॉर्क इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा, जब तक ये नीचे आएगा तब तक कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होके डिक्रीज होगा, डिक्रीज होके इंक्रीज होगा, क्या हो वाला है। कोई भी टी टाइम पकड़ लो, पार्टिकल कहाँ दिखेगा, यहाँ कहीं पे दिखाए, चलो फोर्स mg, क्या फोर्स वेक्टर सही है, एंड आर परपेंडिकुलर एल, आर परपेंडिकुलर, और कितना लिखोगे, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, उसे क्या चेंज होने वाला है, कुछ नहीं। इसका ग्राफ बनाओगे टाइम के साथ तो स्ट्रेट लाइन, टाइम एक्सिस के पैरेलल, सही है। कैसे बनाने बता दिया गया, आप पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं, सब कुछ पूछा। वो क्या क्वेश्चन दिया था एक, सबका टॉर्क पूछा गया था, टॉर्क की प्रैक्टिस, 4 न्यूटन, 5 मीटर ऊपर, ये न्यूटन कितना दूर, 4 मीटर दूर, तो लग रहा है 10√2, 45 डिग्री पे 6 मीटर दूर, चार न्यूटन, ये कितना डिस्टेंस है, हुँ? ये 10, ये 1 था, फोर्स 1 कौन है, ये क्या, ये 2, ये 3 और ये 4, फोर्स 1 फोर्स 2 फोर्स, अरे का टॉर्क डायरेक्शन के साथ, चलो पहले के लिए टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ पूछा होगा, 0 रीजन, फोर्स वेक्टर यहीं से पास कर रहा है, आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, आर की वैल्यू, ये नहीं देखना है, आ गए, या तो तुम एंगल देख लो भाई, क्या देख लो, एंगल, टॉर्क 0, आर एफ साइन 0, 0 हो गया, ठीक है ना, पहले का टॉर्क, दूसरा फोर्स, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, परपेंडिकुलर आर 5, फोर्स की वैल्यू 4, टॉर्क 3, इसमें मैं एक काम करता हूँ, फोर्स को तोड़ लेता हूँ, ये 45 तो ये 10, ये भी 10, ये 10 किसी काम का, ये 10 काम का, ये अपना फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ चुका है, 10 × 6, सही है, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर किया है यहाँ पर, आर की वैल्यू 6, ये 10, 16 न्यूटन मीटर, टॉर्क 4, ये है ना एफ फैक्टर, ये निकाल लो, या कार परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये 10, ये 37, तो ये सही है, ये क्या बन चुका है, आर परपेंडिकुलर, क्या बात है, वैल्यू सही आ गई, सबकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, डायरेक्शन के लिए क्या चेक करोगे, आर क्रॉस एफ, पहले में तो टॉर्क 0 है, डायरेक्शन देखनी जरूरत, यहाँ जाओ, सेकंड केस,
आर क्रॉस एफ के लिए आप दोनों वेक्टर्स की टेल पहले एक साथ ले आओगे। आर वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे पर्टिकुलर पॉइंट से जहाँ पर फोर्स लग रहा है वहाँ कनेक्ट करता है वो वेक्टर। अब यहाँ से आप फोर्स देख रहे हो और कनेक्ट यहाँ करो, ये आपका आर वेक्टर बनेगा। आगे दोनों की टेल एक साथ, ठीक है। टॉर्क 2 में बात करें तो फोर्स ऐसे आ रहा है और आ रहा है ऐसे जा रहा है। बताओ टॉर्क वेक्टर कहाँ जाएगा, आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ राइट हैंड, आर से एफ कहाँ आ रहा है, बाहर। बाहर आता हुआ कैसे बनाओगे, डॉट। ओ के अबाउट टॉर्क बाहर आता हुआ होगा, तो इतना तो है ही, बट डायरेक्शन बाहर की तरफ। ये मैं आर क्रॉस एफ से चेक कर रहा हूँ अभी। थर्ड थर्ड आर वेक्टर, ये रहा फोर्स वेक्टर इधर, ऐसा कुछ दिख रहा है देख, आर और ये फोर्स, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ बाहर, सही है, ये भी बाहर। राइट हैंड आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर बन रहा है, ये फोर्स है और ये आर वेक्टर बन रहा है। चेक करो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, ये भी बाहर, सही है। आर क्रॉस एफ से डायरेक्शन समझ में आ गई, आर क्रॉस एफ से डायरेक्शन समझ। और बात करते हैं, ये फोर्स इस पार्टिकल के अबाउट टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकता, ये फोर्स ओ के अबाउट टॉर्क क्रिएट कर सकता है। ये फोर्स अगर ऐसा लग रहा है तो अगर ये पार्टिकल रोटेट होगा तो वो ऐसे रोटेट हो सकता है ना। कैसे रोटेट हो सकता है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अपने राइट हैंड फिंगर्स को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर लो, टॉर्क कहाँ आ रहा है, बाहर, सीधा बाहर। ये भाई साहब कैसे रोटेट कर सकते हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर सकता है। वापस एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क कहाँ आ गया, बाहर। ये भी कैसे घुमा सकता है, फोर्स इधर है ना, ये भी कैसे घुमा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। वापस एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क कहाँ आ गया, बाहर। ये तो सीधा ये काम कर लो, कहाँ घूमेगा उस डायरेक्शन में, टॉर्क की डायरेक्शन पता चल जाएगी, है ना। यहाँ पर एक और फोर्स अगर होता इधर, मान लो 10 न्यूटन 4 मीटर पे, टॉर्क कितना होता, किस डायरेक्शन में होता, 40 न्यूटन मीटर डायरेक्शन। 10 न्यूटन कैसे घुमा सकता है, क्लॉकवाइज। कहाँ गया, अंदर। कितनी वैल्यू, 40 न्यूटन, 10 × 4। डायरेक्शन समझ में आ गई, टॉर्क कैसे कैलकुलेट करोगे समझ में आ गया। जैसे ठीक लगे, फोर्स का कंपोनेंट लेना है वो करो, आर का कंपोनेंट लेना है आर का कंपोनेंट, जैसे आप कंफर्टेबल हो। आंसर आना चाहिए, डायरेक्शन में गड़बड़ नहीं होनी। क्लियर है, आगे बढ़े और कैलकुलेट करना आ गया। मान लेते हैं अपने पास एक सिस्टम है, इसमें एन पार्टिकल्स है, हर एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे कुछ है। ये सब कौन है, एक्सटर्नल फोर्सेस। ऐसा हमने किया हुआ था सेंटर ऑफ मास में, जब एक पार्टिकल से हम सिस्टम पे स्विच हुए थे तब। सिस्टम पे नेट फोर्स क्या लिखा जाता था, सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। हर एक पार्टिकल पे जो इंडिविजुअल एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उनका वेक्टर सम ही सिस्टम का नेट फोर्स होता है, पता है सबको। फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर एफ नेट 0 हो जाए
VCM कांस्टेंट, ACM जीरो। VCM ACM बोलते थे क्योंकि सारे फोर्सेस हम कहाँ मान लेते थे, सेंटर ऑफ मास पे। नेट इफेक्ट जो होती है वो किस पे मानते थे, सेंटर ऑफ मास पे। तो एक्सलेशन भी किसका लिखते थे, सेंटर ऑफ मास का। ACM लिखते थे, VCM लिखते थे, पता है ना ये। एफ नेट जीरो को क्या हम कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा, नेट फोर्स जीरो हो जाना। कौन सा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते थे, स्टेबल, अनस्टेबल। स्टेबल एंड हेलो, पेपर डिस्कस कर रहे थे सर, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था। जब इक्विलिब्रियम होता है तब du/dx जीरो होता है। डी माइनस du/dx को ही तो फोर्स कहते हो, भूल गए हो। du/dx क्या हो जाता है, जीरो। उसी को क्या कहते हैं, माइनस du/dx को क्या कहते हैं, फोर्स। तो जब जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तब फोर्स क्या हो जाता है, जीरो। मतलब VCM कांस्टेंट, मतलब पार्टिकल या तो सिस्टम अगर रेस्ट पे तो वो अगर चल रहा है तो अपने यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल कहानी किसके लिए हो सकती है, आर्क। सेम कहानी किसके लिए होगी, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस, वो सिस्टम के जिन पार्टिकल्स पे लग रहे हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स मान लो ऐसे। पोजीशन वेक्टर मतलब जो आर वेक्टर बनाते हैं पॉइंट O से P पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो उसे O पॉइंट कह दो, और जहां जहां पर फोर्स लग रहा है उन पॉइंट्स को मैं कह रहा हूँ P1 P2 P3। O से P1 R1 वेक्टर, O से P2 R2 वेक्टर, O से P3। तो हम हर एक के लिए टॉर्क लिख सकते हैं, टॉर्क 1, टॉर्क 2। ये अलग अलग पार्टिकल पे इंडिविजुअल टॉर्क है जो अभी आपने कैलकुलेट किए, चार पार्टिकल्स पे चार टॉर्क। ठीक है, नहीं करा, ऐसे लिखते जाओगे। नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम, अगर ये नेट टॉर्क भी जीरो हुआ तो ये कहलाएगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये कौन सा इक्विलिब्रियम था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब चलने की बात। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब घूमने की बात हो रही है। नेट टॉर्क जीरो हो जाने का क्या मतलब होता है, एफ नेट जीरो होने का मतलब था वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाना, एक्सेलरेशन जीरो हो जाना। सेम कहानी यहाँ पर है, टॉर्क जीरो हो जाने का क्या मतलब होता है, ओमेगा कांस्टेंट, अल्फा जीरो। ओमेगा कांस्टेंट, अल्फा जीरो। ये कौन सा इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल। और ये रोटेशनल। स्टेबल है अनस्टेबल है वो बात की बात, वो कैसे देखते हैं आपको पता भी है, वो सब तो सीख चुके हैं। नेट और जीरो है का मतलब अगर वो रोटेट हो रही वो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट होती रहेगी, अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लिख दो इतना, फिर आगे चलते हैं। हो गया, लिख दिया इतना, कोई स्टेटमेंट लिखा है आपने। जैसे सिस्टम को मान लो आप, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है क्या, रिजिड बॉडी। चलो
रिजिड बॉडी, इसमें n पार्टिकल्स थे और हमने देखा उस रिजिड बॉडी पे नेट टॉर्क क्या हो चुका है, 0। का मतलब क्या हुआ, नेट टॉर्क 0 है तो हम कह सकते हैं कि इफ रिजिड बॉडी स्टेशनरी then it will remain, and body is rotating then it will continue rotational motion with constant angular velocity। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे, अगर घूम रही तो कांस्टेंट ओमेगा से वो घूमती रहेगी। Body is stationary then it will remain stationary, if it is rotating then it will continue। चलेगा, आता है ना तो क्या। इक्विलिब्रियम की कुछ और बातें करते हैं, कुछ एक दो छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, उससे कुछ चीजें क्लियर होने वाली। टॉर्क देखना आपको आता है, एफ नेट देखना भी आता है। ये एक बॉडी है, मान लो रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी है, इसमें मैं फोर्सेस लगा रहा हूँ, एफ फोर्स यहाँ से लगा दिया, एफ यहाँ से लगा दिया, बोलो एफ नेट क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, क्या है, घूमेगा। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगा के छोड़ दूँ, टेबल पे रोड पड़ा हुआ है, दोनों साइड से ऐसे मैंने फोर्स लगाया सेम अमाउंट का, तो एफ नेट 0 हो गया। एफ नेट तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, कौन सा इक्विलिब्रियम में, एफ नेट 0 हुआ कि नहीं हुआ, क्या है, घूमेगा। टॉर्क नेट भी, टॉर्क नेट जस्ट फील करो कि हाँ टॉर्क नहीं लग सकता, टॉर्क 0 रहेगा, और सिचुएशन इमेजिन, एफ 3F, अब नेट फोर्स 0 है क्या, कितना है, 2F। क्या बॉडी इस तरफ एक्सेलरेट होने वाली है, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हमें देखने को मिलेगी, ये रोटेट होगा क्या, एफ नेट 0 नहीं है, इस डायरेक्शन में बच रहा है नेट फोर्स 2F। टॉर्क नेट अभी भी 0 है, टॉर्क नेट तो अभी भी 0 है, ये दोनों फोर्स टॉर्क क्रिएट नहीं कर सकते। दोनों एंड पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ सेम, ये टेबल पे पड़ा है, एक फोर्स यहाँ से एफ और एक फोर्स यहाँ से एफ, यहाँ से एफ, यहाँ से एफ, तो ऐसे घूमेगा, चलेगा कि घूमेगा, सिर्फ घूमेगा कि दोनों एक साथ हो गया होगा, सिर्फ रोटेट होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा, एफ तो एफ नेट 0, अरे एफ नेट क्या होता है भाई, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, एक की वैल्यू प्लस एफ, दूसरे की वैल्यू माइनस एफ, आंसर 0। नेट फोर्स तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, बट टॉर्क नेट 0, आप फील तो कर सकते हो ना अभी कि टॉर्क 0 नहीं होने वाला, ये घूमने वाला है, जैसे आप इसको रिलीज करोगे घूमेगा। समझ में आया, ये कौन सा इक्विलिब्रियम था, ये दोनों इक्विलिब्रियम है, यहाँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो चुका है, दैट इम्प्लाइज उस पे नेट टॉर्क 0 ही हो रहा होगा। इसे उल्टा भी कह सकते हैं, अगर किसी बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है तो उसका मतलब है उस पे नेट फोर्स भी 0 हो रहा होगा। ये कह सकते हैं क्या? पहला स्टेटमेंट देखो, क्या एफ नेट 0 का ये मतलब होता है टॉर्क नेट भी 0 होगा? कौन सा केस देख के बता रहे हो? थर्ड, एफ नेट 0 है बट टॉर्क नेट 0, ये स्टेटमेंट गलत है। एफ नेट 0 का ये मतलब नहीं होता टॉर्क नेट 0। थर्ड केस, एफ नेट तो 0 है बट टॉर्क नेट 0, ये हमेशा सत्य, ये परम सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसमें हो रहा है, ये तो गलत है। ये चेक कर ले, क्या टॉर्क नेट 0 का ये मतलब होता है एफ नेट 0? क्यों भाई? सेकंड केस, वहां टॉर्क नेट बट एफ नेट 0, जहां जहां पर हम सिर्फ लीनियर मोशन की बातें कर रहे थे, सिर्फ लीनियर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, वहां हमेशा टॉर्क नेट तो 0 ही था। या तो इसकी बात कर ले, टॉर्क नेट 0 है ना बट एफ नेट 0, ये भी गलत है। तो ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, ये 0 है तो ये भी 0 होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। हो गया इतना? एफ नेट 0 तो टॉर्क नेट 0 कंपलसरी नहीं है, टॉर्क नेट 0 तो एफ नेट 0 पे कंपलसरी, तो कोई स्टेटमेंट अब नहीं दे सकते। कुछ और अच्छी चीज बताता हूँ। थर्ड केस वापस ले रहा हूँ, पॉइंट पे एफ फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट, ये भी रोड है, ठीक है, यहाँ भी कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ, रोड ए भी टेबल पे पड़ा हुआ है, ये भी रोड, फोर्स एफ, एफ ओ, एक और पॉइंट ले लेते हैं, एल बाय 4, एल बाय 4, एल बाय 2, रोड की टोटल लेंथ कितनी हो गई? रोड की टोटल लेंथ कितनी हो गई? एल, रोड की टोटल लेंथ कितनी हो चुकी है? एल, ओ उसका मिड पॉइंट है, ओ मिड पॉइंट है, सी पॉइंट एल बाय 4 दूर है, पॉइंट सी, ठीक है। मुझे कैलकुलेट करना है टॉर्क अलग अलग पॉइंट पे, ये तो समझ में आ गया टॉर्क 0 नहीं होने वाला, एफ नेट 0, यहाँ तक क्लियरिटी है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। थर्ड केस, एफ नेट 0 है बट टॉर्क 0, तो हम 4 अलग अलग पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करके चेक करते हैं। टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट, टॉर्क बी के अबाउट, टॉर्क ओ के अबाउट, लिख दिया था, टॉर्क सी पॉइंट के, ठीक है। चलो ए पॉइंट की बात करते हैं, बोलो बात कर रहे हैं, पहले वापस डायग्राम बनाओ, ये ए, ये बी, इसके अबाउट हमें टॉर्क चेक करना है। एक फोर्स तो ये है, इस फोर्स का टॉर्क 0, क्योंकि वो तो वहीं से पास कर रहा है, आर परपेंडिकुलर का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू एल के बराबर, टॉर्क कितना आया? एफ एल, तो टोटल टॉर्क, इस फोर्स का टॉर्क 0 हो चुका है, इसका टॉर्क एफ इंटू एल हो चुका है, कितना?
डायरेक्शन बताओ। दो मेथड है अपने पास, आर क्रॉस एफ। फोर्स वेक्टर ऐसे जा रहा है नीचे और आर वेक्टर ऐसे जा रहा है। आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कहाँ गया? अंदर। आर क्रॉस एफ कहाँ गया? अंदर। मतलब ये क्रॉस अंदर जाता हुआ मतलब क्रॉस। या तो घूमेगा कैसे वो चेक कर ले। ए पॉइंट के अबाउट में चेक कर रहा हूँ ना, ए के अबाउट फोर्स ऐसे है, कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। कहाँ गया? अंदर। आर क्रॉस एफ चेक कर लो तो कैसे घूम रहा है वो देख लो, कम हो जाएगा। एफ एल टॉर्क की वैल्यू किस पॉइंट के अबाउट? ए पॉइंट के अबाउट। कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। टी के अबाउट देखते चलो। टी पे ये वाला फोर्स, अब मैं बी के अबाउट चेक कर रहा हूँ। किस फोर्स के लिए टॉर्क? इसके लिए एफ इंटू जीरो, ये तो जीरो हो गया। ये फोर्स एंड आर परपेंडिकुलर की वैल्यू अगेन एल के बराबर, कितना आ गया? एल। डायरेक्शन ये समझ में आया? एफ एल कैसे आ गया? अब इसका टॉर्क जीरो हो चुका है, इसका टॉर्क हुआ एफ इंटू एल। डायरेक्शन बताओ, क्या ऐसे घुमा सकता है? बाहर कहाँ से होगी रे? इस पॉइंट के अबाउट चेक कर रहे हो ना, तो ये कैसे घूमेगा? या तो आर क्रॉस एफ चेक कर ले, यहाँ से आर वेक्टर, ये आर वेक्टर और ये एफ वेक्टर। आर एफ, आर एफ, आर क्रॉस एफ, ये आर ये एफ। वैल्यू लिखने नहीं समझ, गड़बड़। डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, गड़बड़ है। कौन सा पॉइंट बच गया? ए हो गया, बी हो गया, ओ के अबाउट करते हैं चलो। ये ओ पॉइंट, ये फोर्स ऐसा लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है। चलो इसका टॉर्क, टॉर्क इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस एल बाई टू होने वाला है। इसका फोर्स टॉर्क, दोनों को मैंने ऐड क्यों कर दिया? अलग अलग चेक कर। इसकी डायरेक्शन बताओ। क्या ये भाई साहब ऐसे घुमा रहा है? क्रॉस। ये ऐसे लग रहा है फोर्स, तो ये भी ऐसे घुमाने वाला है, ये भी अंदर। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अपोजिट होते तो माइनस करते। ठीक है, नेट टॉर्क वो भी अंदर ही तो बचेगा। दोनों की कंबाइन इफेक्ट उसको घुमाएगी। नहीं आ रहा समझ? या तो आर क्रॉस एफ से चेक करो, आर वेक्टर ये गया, एफ वेक्टर ये गया, ये आर ये एफ। और बोलो, ये आर ये एफ, आर क्रॉस एफ, और कहाँ गया? अंदर। इसके लिए ये आर ये एफ, आर क्रॉस एफ, अंदर। दोनों अंदर ऐड कर दो। अगेन टॉर्क एफ एल, कहाँ जाता हुआ? अंदर। कौन सा पॉइंट बच गया आप? चलो उसके लिए चेक करते हैं। ये यहाँ से कितना दूर था? एल बाय फोर। तो यहाँ से कितना दूर? ये फोर्स ऐसे आया है और यहाँ से आया है। चलो इस वाले का टॉर्क, इस वाले का टॉर्क, फाइनल टॉर्क, या अगेन अंदर, क्योंकि दोनों क्लॉकवाइज ही घुमाने वाला है। दोनों क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दोनों की डायरेक्शन क्रॉस क्रॉस, अंदर अंदर, दोनों को ऐड कर दो। फाइनल टॉर्क एफ एल अंदर। सबके लिए टॉर्क चेक कर ले क्या आया है? एफ एल। डायरेक्शन भी अंदर। इसका मतलब ये हुआ, तो हमने देखा था तो यहाँ पर क्या था? एफ नेट तो जीरो था, बट टॉर्क नेट जीरो। बट हमने चेक किया कि किसी भी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क कैलकुलेट कर लूँ, टॉर्क की वैल्यू चेंज। टॉर्क नेट जीरो नहीं है, टॉर्क नेट
कांस्टेंट, ये जरूर से कह सकते हो आप। एफ नेट जीरो तो टॉर्क नेट कांस्टेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क कैलकुलेट कर लो, टॉर्क हमेशा क्या मिलने वाला है। एफ नेट जीरो तो टॉर्क नेट जीरो नहीं कह सकते, क्या कहा जा सकता है, एफ नेट जीरो तो टॉर्क नेट कांस्टेंट अबाउट एनी पॉइंट। टॉर्क नेट कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, अगर पहले से रेस्ट पे है तो चलेगा, तो रेस्ट पे तो रेस्ट पे चल रहा है तो कांस्टेंट ओमेगा से घूमता रहेगा। पढ़ लो यार। क्या करते हैं बता दूं, लिख दिया वो, एक आध स्टेटमेंट लिख देना। एफ नेट जीरो तो टॉर्क नेट जीरो ऐसा नहीं कहा जा सकता, बट ये जरूर से कह सकते हैं कि अगर एफ नेट जीरो है तो टॉर्क नेट कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लो, हमेशा वैल्यू डायरेक्शन रहेगी। हटा दो अब। चलो आगे बढ़े। एक रोड है अपने पास, स्लैब है, मान लो स्लैब, मास एम, एल लेंथ है उसकी, मास एम लेंथ एल। तो हमने दो शार्प एजेस के हेल्प से बैलेंस करके रखा हुआ है, ऐसे ही मान ले बैलेंस्ड है अभी, मास एम है, इक्विलिब्रियम में दिख रहा है आपको, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तब अब हमारे पास दो टाइप के इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, और इसका मतलब होता है टॉर्क नेट का जीरो हो जाना। ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी। दोनों एजेस जो आपने रखी है
पर 1 and 2 के कारण क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, नॉर्मल 1, नॉर्मल 2। इसका मास अगर m है तो नहीं mg, mg किस पॉइंट पे लगाओगे, सेंटर ऑफ मास। जी कहाँ लगाओगे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड पॉइंट पे ऑब्वियसली, l लेंथ है तो l/2 पे होगा mg। ये भाई साहब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, मतलब एफ नेट 0 होगा, एफ नेट 0, एफ नेट 0, एक्स में कोई फोर्स दिख रहा है तो नेट फोर्स एक्स में तो 0 ही है, वाई में कोई फोर्सेस दिख रहा है हाँ, बट क्योंकि एफ नेट 0 है तो वाई में भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। एक्स डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो ऐसे ही 0 है, बट क्योंकि टोटल फोर्स ही 0 है, नेट फोर्स ही 0 है तो वाई में भी क्या होने चाहिए, एफ नेट 0 का मतलब समेशन ऑफ फोर्स, ये तो y कंपोनेंट का समेशन भी 0 होना चाहिए, y में भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। y में नेट फोर्स 0 का मतलब है जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, तो एक इक्वेशन मुझे मिल गया। मुझे यहाँ वैल्यू पता करनी थी n1 की एंड n2 की, दो वेरिएबल है तो मुझे कितने इक्वेशंस की हेल्प चाहिए होगी, तो एक तो बन गया, कौन से इक्विलिब्रियम से बना ये, दूसरा मैं कहाँ से बना लूँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। आया समझ में, ये घूमने भी नहीं वाला, टॉर्क भी इसके ऊपर कितना है, 0। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया था कि भाई एफ नेट 0 होता है तो टॉर्क नेट कांस्टेंट होता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लो, है ना, ये तो अभी चेक किया, एफ नेट 0 तो टॉर्क नेट, एफ नेट 0 तो टॉर्क नेट 0 ऐसा, बट एफ नेट 0 तो टॉर्क नेट, अगर टॉर्क 0 है तो वो 0 ही रहेगा, कांस्टेंट का तो यही मतलब होता है, एफ नेट 0 तो टॉर्क नेट कांस्टेंट, एफ नेट 0 तो टॉर्क नेट 0 ऐसा, एफ नेट 0 तो टॉर्क नेट कांस्टेंट, ये सत्य है, बट क्योंकि ये भाई साहब इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, 0। तो मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लूँ वो क्या रहना चाहिए, 0। किसी भी पॉइंट के अबाउट थोड़ी देर पहले सेम आया था नहीं आया था, तो यहाँ पर भी किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या आना चाहिए, सेम, 0 है तो 0 आना चाहिए, किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो। तो मैं किसी एक पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लेता हूँ, इसके अबाउट कर ले क्या आसान रहेगा, इस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, कौन सा इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, तो टॉर्क नेट भी क्या होने वाला है, मैं ओ के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, 0। ओ पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। कौन कौन टॉर्क लगा रहा है, मैं साइन ऐसे ही ले लूँगा, कौन कौन टॉर्क लगा सकता है, n1 लगा सकता है, n2 लगा सकता है, mg लगा सकता है, सबकी फाइनल इफेक्ट क्या होनी चाहिए, 0। फाइनल टॉर्क क्या होना चाहिए, चलो टॉर्क n1 का टॉर्क मैं अलग से कैलकुलेट करता हूँ एक बार, n1 का टॉर्क n1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, n1 ऊपर लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, कितना कितना कितना, तो n1 इंटू l/2, n2 का टॉर्क n2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg का टॉर्क mg इंटू डिस्टेंस 0, क्योंकि मैं उसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहा हूँ, mg तो यहीं से पास हो रहा है, वैल्यू समझ में आ गई, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, n1 का टॉर्क फोर्स n1 डिस्टेंस l/2, n2 का टॉर्क फोर्स n2 डिस्टेंस l/2, mg का टॉर्क फोर्स mg डिस्टेंस 0, वो वहीं से पास हो रहा है, वैल्यू क्लियर है। अब डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शन दो तरीके से हम दिखते हैं, r क्रॉस f, देखो सीधा कैसे घूमेगा वो देख के, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा जा रहा है, n1 कैसे घुमा सकता है, कहाँ अंदर, ये क्रॉस वाला है, n2 इसके अबाउट ये तो ऐसे घुमा सकता है, ये डॉट वाला है, ये तो 0 है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि अपोजिट, किसी एक को प्लस कह दो दूसरे को, बाहर वाले को प्लस कह दो अंदर वाले को, बाहर वाला ये था ना तो इसे हम पॉजिटिव लेंगे, इसे टॉर्क n1 का माइनस n1 l/2, टॉर्क n2 का प्लस n2 l/2, mg का टॉर्क इज इक्वल टू n1 l/2 बराबर
एल बाई टू कैंसल, तो N1 इज इक्वल टू, एक और इक्वेशन बना, N1 प्लस M2 क्या था, इक्वेशन 1, और N1 इक्वल टू क्या है, तो बोले N1 की वैल्यू क्या होगी, यूजिंग 1 एंड 2, N1 मिल गया हमें, तो N2 भी क्या हुआ, N1 N2 की वैल्यू आ गई। कुछ समझ में आया, जब पूरा गया आ गया, तो जल्दी, अब इसको थोड़ा छोटा करते जाएंगे धीरे धीरे। टॉर्क लिखना आना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट एनएलएम आना चाहिए, ये पार्ट तो एनएलएम का है ना। क्या चीजें रोटेशन उतना गंदा नहीं गया, क्या कह रहा है, अच्छा, काम कर करने दो। ये हो गया बेटा, हटा दूं, बिल्कुल ऐसा एक और क्वेश्चन में ले रहा हूँ, इससे टॉर्क लिखना हमें समझ में आ जाए, डायरेक्शन में गड़बड़ ना हो, साथ में इक्विलिब्रियम भी थोड़ा समझ में आए, बिल्कुल ऐसा एक और। बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो मुझे नहीं पूछना चाहिए ना वैसे। चलो आगे बढ़े बेटा। रे चलो अगेन, मास एम लेंथ एल, मास एम लेंथ एल, चलो ध्यान इधर, इस रोड को स्प्रिंग की हेल्प से लटका के रखा हुआ है, ये दो सपोर्ट है आपके ओ एन ओ डैश, फिर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, दिख रहा है इक्विलिब्रियम में, फील कर पा रहे हो इक्विलिब्रियम में, ऐसे लटका के रख दिया है, ठीक है ना। क्या इन दोनों में टेंशन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, कह दो इसे T1, और इसमें टेंशन T2, ये भी रोड वहां से स्कैम था, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो कौन होगा, mg, mg कहाँ लगा दूं, सेंटर ऑफ मास पे, ये ठीक है।
क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, तो एफ नेट एक्स में कोई फोर्स, वाई में फोर्सेस, तो वाई में जितना ऊपर उतना ही, ऊपर कितना है और नीचे कितना है। अब सीधा लिख सकते हो इक्वेशन, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना राइट उतना, बट राइट लेफ्ट में तो कोई फोर्स, ऊपर नीचे बैलेंस कर लो। क्या नेट टॉर्क भी जीरो होगा? एफ नेट जीरो तो टॉर्क नेट कांस्टेंट होता है, बट क्योंकि टॉर्क जीरो है तो हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसा रहना चाहिए, जीरो ही रहना चाहिए। कौन से पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर लो वापस, एमजी के अबाउट। तो किस पॉइंट के अबाउट कर लो, एमजी के अबाउट। अब सुन, अभी तो मैंने सब कुछ लिखा था, T1 का टॉर्क क्या होगा, वहां N1 था पहले, N1 का टॉर्क क्या होगा, mg का क्या होगा, N2 का क्या होगा, सब लिखा था डायरेक्शन के साथ। अब मैं उतना नहीं कर रहा, अब थोड़ा काम फास्ट करते हैं। mg का टॉर्क आएगा क्या, mg का कोई टॉर्क, T1 का टॉर्क, T1 कैसे घुमा सकता है क्लॉकवाइज, T2 कैसे घुमा सकता है, तो जितना टॉर्क ये क्रिएट करेगा उतना ही उल्टा टॉर्क ये करना चाहिए, तभी तो नेट टॉर्क जीरो बनेगा। तो दोनों के टॉर्क को बैलेंस करवा तो काम खत्म। T1 का टॉर्क, T1 इंटू एम जी, मैं सीधा ऐसा लिखता हूँ, टॉर्क T1 का, T1 इंटू एम जी क्यों लिखा मैंने, T1 इंटू एल बाई टू। ये कैसे घुमाने वाला है, ऐसे, या तो क्रॉस बना लो जैसी मर्जी। और टॉर्क T2 का, ये कैसे, सही है, दोनों ऑपोजिट होने चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी तो नेट, सीधा ऑपोजिट तो है ही, क्योंकि टॉर्क नेट भी जीरो है तो मैं सीधा ये लिख सकता हूँ। मैंने दोनों को इक्वल क्यों कर दिया, समझ में आया, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, डायरेक्शन तो ऑपोजिट दिख रही है, मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, तभी तो ये दोनों कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। T1 क्या आ गया, ये सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन वन इक्वेशन टू, तो बोलो T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू, तो लगभग, अच्छा बच्चा समझ गया भाई, पिछला इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग थोड़ी था, जो काम नॉर्मल कर रहा था वही काम यहाँ कौन कर रहा है, टेंशन, सपोर्ट ही तो प्रोवाइड करना है। आया समझ में, लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, तो ऐसे क्वेश्चंस चेंज कर सकते हैं, बस चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कंसेप्चुअली, बाकी क्वेश्चंस तो ऐसे बनाए जा सकते हैं। हो गया, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। L/3 लेंथ है ये, इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2। रोड इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर रोड इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो T1 T2 की वैल्यू क्या होगी, मास m लेंथ l, मास m लेंथ l, क्या अभी भी T1 T2 सेम होगा, नहीं, अब T1 T2 सेम नहीं होगा। T1 T2 में किसकी वैल्यू अब ज्यादा होगी, बता सकते हो क्या, देखते हैं, आपने सोच लिया, अब कैलकुलेट करके देखते हैं, करे, मैं करूँ कि ट्राई कर रहे हो, करो फिर।
नहीं पहुंचा है तू, जल्दी कर। नहीं नहीं नहीं, ट्राई तो करो। हो गया। चलो आ जाओ। ये T1, ये T2, mg यहाँ लगेगा, जितना ऊपर उतना नीचे, ये तो सही है। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन तो सत्य है, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स, एफ नेट जीरो, टॉर्क नेट भी जीरो, टॉर्क नेट भी, टॉर्क नेट भी, ठीक है। इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट कर लो, जीरो ही रहना है, इसके अबाउट करते हैं, ठीक है। mg का टॉर्क, इसके अबाउट mg का टॉर्क, T1 का टॉर्क, ये डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, L/2 माइनस L/3, L/6, T1 का टॉर्क, T1 इंटू L/6, कैसे घूमेगा, क्या T1 का टॉर्क अंदर जाएगा तो T2 का बाहर होना चाहिए, दोनों इक्वल वैल्यू के होने चाहिए। T1 का टॉर्क कितना आया, T1 इंटू L/6, उतना ही टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में T2 का होना चाहिए। T2 का टॉर्क, ये डिस्टेंस L/2, T2 इंटू L/2, सही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वैल्यू सही है। T2 इज इक्वल टू, T2 की वैल्यू क्या लिख दो, T1/3, तो T1 क्या आ जाएगा, बाय सॉल्विंग T2 को लिख दो T1/3, T1 प्लस T1/3 इज इक्वल टू mg, T1 इज इक्वल टू, अरे रे, 3mg/4 एंड T2, इसकी वैल्यू ज्यादा आई, इसकी वैल्यू ज्यादा आई, आप किसकी ज्यादा बोल रहे थे, T2, T1 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, देख समझ, यहां से आप टॉर्क देख रहे हो, T2 इस एंड पे लग रहा है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस T2 वाला डिस्टेंस ज्यादा है ये डिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो टॉर्क बैलेंस करने के लिए फोर्स कम होना चाहिए, ये डिस्टेंस कम है तो इसको ज्यादा होना पड़ेगा, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसको कम होना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस कम है तो T1 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो टॉर्क बैलेंस हो पाएगा। समझ में आ रहा है, ये हो गया, एक आध और, आप लोग आंसर लाओगे, मैं नहीं लाऊंगा। एक रोड, 10 मीटर का, कितना मीटर, मास 10 kg,
लेंथ 10 मीटर, दो शार्प एजेस, एज 1 एज 2, कितने दूर? 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर पे। और यहाँ से 4 मीटर दूर एक पॉइंट है एम, एम नहीं, एक पॉइंट है ओडेस, ओडेस पे एक छोटू एम मास लटकाया गया, 2m 2 किलो का है। एंड जो भी अपना है ए बी, ए बी इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, नॉर्मल 1, नॉर्मल 2। नॉर्मल 1 कौन सा वाला लोगे? ये 1 का, नॉर्मल 2 इसका। इक्वेशन समझ में आ गई? ये दो सपोर्ट है, दो एजिस है जिसके ऊपर ये टिका हुआ है। नॉर्मल 1 यहाँ लगेगा, नॉर्मल 2 यहाँ लगेगा। रोड का खुद का मास 10 किलो, इसकी लेंथ 10 मीटर, ए एंड से 4 मीटर दूर एक और ब्लॉक लटकाया गया, छोटू एम, छोटू का मास 2 किलो। अब ये होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए है ये क्वेश्चन, अभी करना है, प्रैक्टिस कर लेंगे। जल्दी करो, हो गया क्या? फोर्सेस बोलते जाओ। यहाँ से 2 मीटर दूर, क्या नॉर्मल 1 लगा लूँ? कितने मीटर दूर? 2 मीटर। यहाँ से भी कितने दूर? यहाँ क्या लगा लूँ? नॉर्मल 2, N1 N2 mg, कहाँ पर? 10 मीटर का, तो यहाँ पे आएगा mg कितना? जल्दी बोलो, मास 10 तो mg की वैल्यू 100, ये बड़ा mg, छोटू mg कहाँ? 4 मीटर दूर, ये ओ, ये ओ डैश, ये 5 मीटर पे, ये 4 मीटर दूर है। अरे यार, 5 मीटर दूर और ये 4 मीटर दूर, कितना? छोटू एम की वैल्यू यहाँ कितना लग रहा होगा? 20 न्यूटन। ये कौन है? छोटू एम जी। समझ में आया इतना? टोटल नीचे कितना फोर्स, उतना ही कहाँ होना चाहिए? इक्वेशन क्या बन गया?
N1 plus N2 is equal to 120. सही है. टॉर्क नेट भी 0. इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख लूँ, इसके अबाउट लिख दूँ. N1 का टॉर्क ये देखना पड़ेगा ना, ये 2 तो ये 3. सही है. N2 का टॉर्क ये भी 3. छोटू mg का टॉर्क क्या 1 होगा. ये 4 था तो ये 1 बचा ना, और बड़े mg का टॉर्क 0. सही है. पक्का, इसमें कोई डाउट. N1 इंटू 3, N2 इंटू 3, 20 इंटू 1. क्या क्लियर है. चलो आगे बढ़े, डायरेक्शंस देख लेते हैं. ये N1 कैसे घुमाएगा. टॉर्क N1 का कितना कह रहे हो, N1 इंटू 3. कैसे घुमाएगा, क्रॉस बना दूं. टॉर्क N2 का बोलो. ये भी N2 इंटू 3 रहने वाला है, बट ये डॉट होगा. चेक कर लो तो. किसके अबाउट. N2 ऐसे घुमा सकता है बाहर. छोटू mg का, जल्दी बोल. छोटू mg का 20 इंटू 1. सही है. ये समझ में आया क्या का. नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, नेट टॉर्क क्या होना चाहिए, जितना बार उतना ही. मतलब 3n1 इज इक्वल टू 3n2 प्लस 20. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, n1 n2 की वैल्यू लाओ. n1 n2 190/3 170 आ रहा है क्या. दोनों को सॉल्व करने पर n1 190/3 न्यूटन, n2 170/3. चेक कर लो. इसका काम. नेक्स्ट